my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of Specific Relief Act. In the last previous class, जो हमारी previous class थी उसमें मैंने आपको डिफेंसेस के सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर करवा दिए थे कि अगर किसी को डिफेंस लेना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो किस प्रकार से लेगा, कौन कौन से प्रोविजन है वो मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करवा दिया है। उसके तकरीबन 4 वीडियोस बने हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे आप वो पहले वो वीडियोस देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है पार्ट परफॉर्मेंस पे। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम पार्टली परफॉर्म नहीं करवा सकते, पूरा का पूरा ही परफॉर्म करवाना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो दिए गए हैं सेक्शन 12 में, जनरल रूल 12 क्लोज फर्स्ट में दिया हुआ है, और बाकी जो प्रोविजंस है वो उसके एक्सेप्शंस है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही लेक्चर बने, लेकिन अगर ये लेंथी हुआ तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, और 2 व्यक्तियों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे पहले एक एग्रीमेंट बनता है। व्हेन द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल विद लॉ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद कुछ बाउंडेशंस हो जाती हैं, ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, राइट्स और लायबिलिटी अराइज हो जाती है। कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया जाता है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जाता। तो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है कि एक दुकानदार के साथ किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो 2 क्विंटल चीनी जो है उनके घर भिजवाएगा। शादी का मौका है, चीनी जो है मॉर्निंग में भिजवाने की बात थी लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं भिजवाई गई। तो उसी टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था उस टाइम में जो दुकानदार ने जो अपनी बातें रखी थी, जो अपनी ड्यूटीज बताई थी, तो उसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अब जो बायर है वो कहेगा सेम वही ड्यूटी कि उसे वही चीनी वहां पर भिजवानी है। अगर वो ये कहता है दुकानदार कि चीनी के बदले आप पैसे ले लीजिए, वापस ले लीजिए अपनी पेमेंट, तो वो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है, वो कंपनसेशन की फॉर्म में हो जाएगा या डैमेजेस की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर वो बायर कहता है कि मुझे तो 2 क्विंटल शुगर ही चाहिए और मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो उस मामले में इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मान लो दुकानदार ये कह देता है कि जी साहब मेरे पास तो अब 2 क्विंटल तो है नहीं, किसी रीजन से खत्म होगी या बाहर से स्टॉक नहीं आया, मेरे पास सिर्फ 1 क्विंटल चीनी है, 1 क्विंटल शुगर है, अगर आपको लेनी है तो आप ले लीजिए, मैं इतना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ क्या है, जब वो 1 क्विंटल चीनी का जो परफॉर्मेंस हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 2 क्विंटल का था, तो यहाँ पर जो 1 क्विंटल चीनी की जो परफॉर्मेंस है वो पार्ट परफॉर्मेंस है, सेपरेबल था, ये तो सेपरेट हो सकता था। तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस काउंट होगी वो होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करवाया गया है बल्कि एक पार्ट को परफॉर्म करवाया गया है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम आगे इसकी बात करें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप जब करवाते हो तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होना चाहिए। नॉर्मली हमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ये मान के चलेंगे, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहे हो तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं होगा तो आप परफॉर्म करवा ही नहीं सकते। तो ये कि नॉर्मल जनरल सेंस की बात है कि जब भी आप परफॉर्मेंस करवा रहे हो किसी पार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नया अगर ऐड हो रहा है तो अमेंडमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, या वेरिएशंस होता है, रेसिशन होता है, वो अलग अलग टर्म्स हैं, वो अलग मैटर में हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें सेक्शन 12 है, वो ये कहता है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो उसके प्रोविजंस इसमें डिफाइन किए गए हैं, प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। आज हम इन्हीं प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। इसका क्लोज फर्स्ट कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज। जब ये बात आ गई है ना एक्सेप्ट एज अदरवाइज, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ एक एक्सेप्शंस है उसकी बात हो रही है कि अदरवाइज कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर जब भी ये टर्म यूज होती है कहीं पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जनरल रूल के अलावा इसमें एक्सेप्शन हो सकती है। हेयर आफ्टर एक्सेप्ट एज अदरवाइज कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। हेयर एंड आफ्टर का मतलब है नेक्स्ट क्लोजेज में।
प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, इसी सेक्शन के नेक्स्ट क्लोजेस में जो प्रोवाइड है, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट, कि उन एक्सेप्शन को छोड़कर कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर जो है कोर्ट नहीं दे सकती है। अगर बात आती है कि जब कोर्ट नॉर्मली क्या है, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, बट अब एक्सेप्शंस हैं, वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, जब पार्टी है किसी कॉन्ट्रैक्ट की वो अनेबल है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है किसी भी रीजन से, द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, पूरे के पूरे पार्ट को, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, लेकिन जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड बचा हुआ है बाय ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल इन वैल्यू। मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 2 लाख का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, 8 लाख का परफॉर्मेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो लेस पार्ट है उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, स्मॉल प्रोपोर्शन की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उसके लिए एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी। तो यहाँ पर कंपनसेशन इन मनी, यानी कि पार्टी ये कहती है कि ठीक है 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 लाख का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए, 2 लाख का मैं कंपनसेशन ले लेता हूँ। उस मामले में कोर्ट क्या कर सकती है, एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी, किसी भी व्यक्ति के सूट पर डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो करवा सकती हैं, एज कैन बी परफॉर्म, जो परफॉर्म हो सकता है, एंड अवार्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी, और उस कमी के लिए जो पेंडिंग रह गया था, जो स्मॉल प्रोपोर्शन था उसको परफॉर्म नहीं करवा गया, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी जो भी है उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन के ऑर्डर कर देगा। ये तो थी सेकंड क्लोज की बात। अब थर्ड क्लोज की बात है, क्या कंडीशन है, वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल है पूरे पार्ट को, एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड आइदर, जो पार्ट बच गया है लेफ्ट अनपरफॉर्म जो है, फॉर्म ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, पूरे का एक कंसिडरेबल पार्ट है, दो एडमिटिंग ऑफ, हालांकि कंसिडरेबल पार्ट है, माना गया उस हिस्से को कि वो उसी का पार्ट है, बट उसमें कंपनसेशन की एडमिट कर दिया गया है, कंपनसेशन को मान लिया गया कि हाँ जी इसमें कंपनसेशन दिया जा सकता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्लोज की, सब क्लोज की। बी कहता है डज नॉट एडमिट, या तो वो एडमिट नहीं कर रहा कंपनसेशन में, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डिग्री, लेकिन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री भी नहीं ले सकता, बट द कोर्ट क्या करेगी उस मामले में, एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के सूट पर डायरेक्ट कर देगी पार्टी इन डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में थी पार्टी उसको कहेगी कि परफॉर्म करो सो मच ऑफ इस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी वो उस पार्ट को परफॉर्म कर सकता है उतने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए कह देगी। पहले में तो क्या है, एक क्लोज में तो ये कहा गया कि कंसिडरेबल पार्ट है, कंपनसेशन को उसमें एडमिट कर लिया गया। सेकंड कहता है कि अगर कंपनसेशन पे पार्टी नहीं मानती है तो जो कोर्ट है जिस पार्टी की उसमें डिफॉल्ट था उसको ऑर्डर करेगी कि आप अपना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए जितना भी वो कर सकता है। इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लोज ए, क्लोज ए में जो हमने बात करी कि उसने कंपनसेशन एडमिट कर लिया है, या तो कंपनसेशन पे कर दिया गया है, या कंपनसेशन हैज पेड, या कंपनसेशन अभी पे करना है, तो दोनों ही बात इसमें हो सकती है कि या तो वो कंपनसेशन पेज कर दिया है या पेड होना है। द एग्रीड कंसिडरेशन, जिस बात पर दोनों में सहमति हुई थी, फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, रिड्यूस बाय द कंसिडरेशन, तो उसको कुछ कम किया जा सकता है, फॉर द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म, जो अनपरफॉर्म हुआ है उसको अगर कोर्ट चाहे तो कुछ कम भी कर सकती है अंडर क्लोज बी के तहत। उसके बाद पेज, क्लोज बी में भी कहता है कि अगर उसने पे कर दिया है या पेड करना है, जो कंसिडरेबल पार्ट है कंसिडरेशन में था, जो माना गया था, कंसिडर किया गया था कोर्ट के द्वारा, फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट। तो इसमें क्या है, ए पार्ट में तो जब कंपनसेशन की बात आ रही कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कुछ रिड्यूस कर सकती है। बी में ये बात कही गई है कि अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो उस मामले में बिना अबेटमेंट के भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहता है इन आइदर केस, किसी भी मामले में अगर सारा का सारा क्लेम रेलिंक्विश हो गया है, जो भी परफॉर्मेंस के लिए क्लेम था वो अगर रेलिंक्विश हो गया है और राइट टू कंपनसेशन था उसके अंदर, और कोई भी किसी भी पार्टी की जो डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज में अगर डिफॉल्ट है डिफेंडेंट का, तो उस मामले में भी कोर्ट जो है पार्ट परफॉर्मेंस के ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। व्हेन अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट है टेकन बाय इटसेल्फ, अपने आप में ही, कैन नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, जो पार्ट है उसका वो स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकता है
कि मान लीजिए कोई पार्ट है उसमें दो भागों में बंटा हुआ है, स्पेशली परफॉर्म हो सकता है स्टैंड्स ऑन ए सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग। कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मैंने दुकानदार का एग्जांपल लिया, शॉपकीपर के पास बाहर गया कि उसने 2 क्विंटल चीनी की बात कही, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट 2 किलो चीनी का बोला, 2 क्विंटल चीनी का बोला, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने 2 क्विंटल चावल का बोला। तो अब अगर मान लो एक पार्ट परफॉर्म हो गया पहले और सेकंड पार्ट बाद में, मान लो चावल पहले परफॉर्म हो गया, चावल की जो डिलीवरी थी पहले कर दी गई, लेकिन चीनी की डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो सेपरेट है, दोनों सेपरेट फुटिंग पे हैं, तो उसमें जो है पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट, कोर्ट अब डायरेक्ट कर सकती है कि फॉर्मर पार्ट की जो पहले पार्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। तो इस प्रकार से जब कोई मैटर है उस मैटर में अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है कि क्या वो सेपरेट है या नहीं है, क्या उसको अलग अलग फुटिंग पर लाया जा सकता है, अगर वो अलग फुटिंग पे है तो उसका परफॉर्मेंस के कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन के लिए, दिस सेक्शन का मतलब आ गया सेक्शन नंबर 12, सिर्फ सेक्शन नंबर 12 के लिए अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल, ये माना जाएगा कि जो पार्टी थी कॉन्ट्रैक्ट की अनेबल टू परफॉर्म, की परफॉर्म नहीं कर सकती होल पार्ट को, और of it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist, या मान लो कि कोई ऑर्डर था उसको हमें 11 नवंबर को देना है, लेकिन 11 नवंबर की डेट भी निकल चुकी है, तो कोर्ट ये भी मानेगी कि अब तो उसकी परफॉर्मेंस हो भी नहीं सकती। मान लो 11 नवंबर को किसी की शादी है और शेरवानी का ऑर्डर दिया गया था, अब वो शेरवानी जो है 11 नवंबर को पहुंची नहीं। अब अगर 12 नवंबर को शेरवानी की डिलीवरी की बात हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात हो रही है, तो वो तो मायने निकल ही गए, तो ये डीम्ड होगा कि वो अनेबल टू परफॉर्म था और अब मौजूदा टाइम में भी उसको परफॉर्म करवाया नहीं जा सकता, तो उस मामले में पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, कंपनसेशन उसके लिए दिया जा सकता है। अगर हम बात करें, अब इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी आपको करवाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि आपको जो है अपने मेंस एग्जाम की भी तैयारी हो और प्री की हो, क्योंकि जो सेक्शन 12 है वो मेंस और प्री दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि वो डिटेल डिस्कशन में नहीं आता, मेंस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और प्री में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन 12 जो है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी भी लेवल पर हम देखें तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते। अब बात आती है जनरल रूल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेक्शन 12 के हिसाब से कि क्या है उसमें, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जनरल रूल कहता है कि सेक्शन 12 का क्लॉज 1 है कंटेन्स द जनरल रूल दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्ट इन दोज केसेस जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 12 में। इन मर्चेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस बैंगर, ये एक लैंडमार्क केस है, 1871 का केस है। इस केस के अंदर लॉर्ड रोमिले जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, लॉर्ड रोमिले ने जो है वो एक महान हस्ती है लॉर्ड रोमिले, ऐसा नहीं कि लॉर्ड रोमिले की कोई वैल्यू नहीं है, लॉर्ड रोमिले ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है लॉर्ड रोमिले को, क्योंकि जिस प्रकार से आईपीसी में लॉर्ड मैकाले का इंपॉर्टेंट रोल है, एविडेंस में स्टीफन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, उसी तरीके से फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है लॉर्ड रोमिले को। लॉर्ड रोमिले ने ऑब्जर्व किया था कि जो जनरल रूल है इक्विटी का, इक्विटी का मतलब होता है जब कोई कानून नहीं होता तो कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के बेस पर कोई डिसीजन देती है, वो इक्विटी होता है। तो लॉर्ड रोमिले ने ऑब्जर्व किया था कि जो जनरल रूल है इक्विटी का इज दैट, वो ये है कि द कोर्ट विल नॉट कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट जो है कंपेल नहीं कर सकती कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएं अनलेस इट कैन एनफोर्स द होल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ना हो। द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया कि दिस कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बट इट मस्ट बी परफॉर्म इन एंटिटी परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो ये जनरल रूल की बात होती है। जनरल रूल के रिगार्डिंग जो लैंडमार्क केस है वो ये लैंडमार्क केस आप कह सकते हो मर्चेंट वाला लैंडमार्क केस है, और इस केस में ये लॉर्ड रोमिले ने बताया था कि जब तक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करवाया जाए तब तक आप कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को कंपल नहीं करेगी, और कंपल्सन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है तो पूरा परफॉर्मेंस की बात होती है, किसी भी एक सेपरेट पार्ट की उसमें डिस्कशन नहीं होता। तो लॉर्ड रोमिले की जो ये डिस्कशन इसमें था, ये जो फुटिंग उन्होंने दी थी, उन्होंने जो अपना मेथड दिखाया था वो मेथड कहीं ना कहीं स्टिक भी
बैठता है। अगर हम जनरल रूल की बात करें तो कुछ एक प्रिंसिपल्स भी कंपनसेशन के रिगार्डिंग डिस्कस किए गए थे। 1915 का ये केस है, रदरफोर्ड वर्सेस एक्टन एडम्स। इस केस में जैसे पहले वाला जो केस था वो तो हमने डिस्कस किया था कि उसमें ये बात कही गई थी लॉर्ड रोमिले ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस जो पूरे की होगी, उसमें आप टुकड़ों में उसे नहीं बांट सकते और ना ही आप किसी को कंपेल कर सकते, मजबूर कर सकते कि आप इसे टुकड़ों में बांटो। लेकिन ये जो केस है ये है कंपनसेशन के रिगार्डिंग, जो जनरल प्रिंसिपल है कंपनसेशन के रिगार्डिंग वो इसमें डिस्कस किया गया है। इन दिस केस द क्वेश्चन फॉर कोर्ट वाज, कोर्ट में सामने एक क्वेश्चन आया कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन सब्सटेंस इफ अ वेंडर चूज, क्या कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है अगर वेंडर जो है खुद सूट फाइल करता है और वो इस पोजीशन में है कि वो सब्सटेंशियली विशेष तौर पर प्रमुखतया जो है वो परचेजर को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो जो है एनफोर्स कर सकता है या कंपेल कर सकता है। द कोर्ट विल डिक्रीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ने क्या किया इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया कंपनसेशन के साथ, और ये बात कही कि फॉर एनी स्मॉल एंड इमटेरियल डेफिशिएंसी, कोई छोटी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डेफिशिएंसी कोई चूक हुई है तो उसमें वेंडर जो है हैज नॉट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वेंडर जो है विक्रेता जो है वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट नहीं करेगा और ना ही दूसरे तरीके से अदरवाइज ना ही दूसरे तरीके से वो डिसएंटाइटल हो जाएगा कि अगर मान लो एक बार वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और मान लो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको डिसएंटाइटल आप नहीं कहोगे, आप ऐसे नहीं कहोगे कि वो डिसएंटाइटल हो गया है, उसकी किसी प्रकार की कोई भी राइट उसका राइज नहीं होता, किसी प्रकार की रेमेडी नहीं ले सकता। अगर इफ इट इज अ परचेजर, अगर वो परचेजर होगा जो कोर्ट में सूट फाइल करेगा तो उसको जो है कुछ ज्यादा राइट्स मिलेंगे। देखिए जो वेंडर होता है और परचेजर होता है, वेंडर जो बेचने वाला, परचेजर खरीदने वाला, तो जो परचेजर है उसको पता नहीं कितना बड़ा हर्जाना उसका भुगतना पड़ रहा है, कोई मैरिज का ओकेजन था, कोई अदर ओकेजन था, तो जो परचेजर को है जो कुछ एक्स्ट्रा राइट की बात की गई है तो कंपनसेशन जो परचेजर को दिए जा सकते हैं अगर कोई छोटी सी डेफिशिएंसी है, समाल मात्रा में है। तो इस प्रकार से जनरल प्रिंसिपल का हमारा कॉन्सेप्ट है जो आज हम क्लियर कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सेप्शंस पर डील करेंगे उसके रिगार्डिंग जो लैंडमार्क केसेस आए हैं अभी 2 महीने पहले का वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और कंसेप्ट क्लियर हुआ है और आपको लगता है कि आज का जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर होना चाहिए तो आप मेरे आज की वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि कोरोना की समस्या का कुछ निदान हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो इट मे पॉसिबल दैट कि कोरोना का इशू बढ़ सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।